45वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड जो माइंस है उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि आने वाले टाइम में 1 बिलियन टन हम लोग कब तक का यहां पर कोल अपनी कंट्री से निकालने लगेंगे। तो ये जब 45वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम पर ये टारगेट रखा गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एडीआर भी बोलते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उसका डेटा इकट्ठा किया गया, कहां कहां पर कितना ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचा गया है। आप लोग को एक लोते बैंक का नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचता है। ये एक तरीका मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग पॉलिटिकल पार्टी तक अपना चंदा पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये कई सारे मल्टीपल डिनोमिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ये डिनोमिनेशन है ये आप लोगों से एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हाँ ये डिनोमिनेशन के नोट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा। इसको भी एक तरीके से वेग बोला गया, धुंधला बोला गया इसको, क्योंकि सबके सामने निकल कर नहीं आ रहा था कैसे कैसे कौन कहां पर जाकर किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, ये हम लोग काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। वो एक अलग बात है कि यहां पर बैंकिंग मीडियम के थ्रू जा रहा है, पर लेकिन ये आखिर कर कौन रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो सिटीजन, इंडियन और कंपनी जो है वो यहां पर चंदा पे कर सकती हैं। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं। इनमें से एक कंट्री के द्वारा यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, जो 25वीं कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली थी, उसको करने से मना कर दिया आपने यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरी कंट्री के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया कि हम अपने यहां पर ये कॉन्फ्रेंस कराएंगे, दिसंबर में होने वाली है कॉन्फ्रेंस यूएन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये 25वीं कॉन्फ्रेंस है यहां पर। तो आप लोगों को बताना है कि किस कंट्री के द्वारा मना किया गया और किस कंट्री के द्वारा यहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएन के द्वारा अभी हमारी कंट्री की दो सिटी को यहां पर अलग अलग जो उसमें लिस्ट में डाला गया है। एक तो यहां पर बात एक सिटी को यहां पर फिल्मिंग में डाला है, क्रिएटिव जो फिल्म एरिया का नेटवर्क है, और दूसरे को यहां पर जो डाला गया है ये गेस्ट्रोनॉमी में डाला गया है। ठीक है, तो एक का फील्ड है फिल्म और दूसरे का फील्ड है यहां पर गेस्ट्रोनॉमी। तो आप लोगों को ये बताना है कौन कौन सी फिल्म कौन सा फिल्म है और कौन सा गेस्ट्रोनॉमी में है। और ये क्या है, ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है किसका, यूनेस्को का, उसके तहत यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है रोबोटिक सर्वे फैसिलिटी के बारे में। तो ये बताना है कौन से हॉस्पिटल में अभी इसको स्टार्ट किया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर में, जो कि फर्स्ट इस तरह की फैसिलिटी है हमारी कंट्री में। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है हमारी सोसाइटी का, उनको यहां पर ये अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, जो फर्स्ट फैसिलिटी है हमारी कंट्री में। तो इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री के कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू ये एक्सरसाइज यहां पर स्टार्ट की गई अभी 4 नवंबर को। ये आप लोगों को बताना है ये तो कहां पर स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है और कहां पर स्टार्ट की गई है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इसको अभी ज्वाइन नहीं किया गया, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो इसलिए भी ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में बने थे 2017 में, और यहां पर अभी पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल के आता है। इमरान खान वैसे ही प्रॉब्लम फेस करें अपनी कंट्री में, वहां पर उनको एक तरीके से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है काफी लार्ज स्केल पर, जो कलर्जी है वहां के। चलिए देखते हैं कब तक वो अपना तख्ता बचाकर रखते हैं, आगे आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर 45th कोल इंडिया फाउंडेशन डे, 1 बिलियन का टारगेट रखा गया 2024 तक का। ये टारगेट आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर 2024 तक का क्यों रखा गया। 2019 में अभी इलेक्शन हुए और 2024 में फिर इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले यहां पर इसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी है, जैसे हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी को रोकने की बात की जा रही है और उसके अपोजिट में जाकर कोयले को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की भी बात की जा रही है। तो आप लोग इसको जब क्रिटिसिज्म लिखें, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म आप लोग लिखें अगर कंस्ट्रक्टिव, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें यहां पर आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो एसबीआई है यहां पर जिसके द्वारा बताया गया है यहां पर कि वो एसबीआई है यहां पर जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पर प्रस्तुत करता है। डिनोमिनेशन क्या है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो इस डिनोमिनेशन में आप लोग यहां पर ये जो बॉन्ड है खरीद सकते हैं और जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग दे सकते हैं। चलिए, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, आप लोग ये बताइए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक पार्टी को, आप लोगों को किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, एक पार्टी का नाम आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर लिखना है कि कौन सी आप लोगों की फेवरेट पार्टी है, और एक पार्टी का नाम आप लोगों को स्टेट लेवल पर लिखना है। ठीक है, 2 पार्टी के नाम आप लोग लिखिए कि कौन कौन सी पार्टी आप लोग फेवर करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी भी पार्टी का अगर कोई बंदा किसी को सिलेक्ट करा है, कोई पार्टी का नाम लिख रहा है, तो दूसरा बच्चा उसके नीचे जाकर कमेंट नहीं करेगा, कभी कुछ उल्टे सीधे कमेंट करने लगो, कई बार ऐसी होती है एक्टिविटी। ठीक है, तो इनसे आप लोग दूर रहा करो, थोड़ा सा अच्छे बच्चे हो तो पढ़ाई पे ध्यान रखो। और देखिए, ये एक अच्छी वो भी होता है कि हाँ, इंसान का पता चलता है, कमेंट करने से आप लोग बोलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि हाँ, ये किस लेवल का खिलाड़ी है, यानी कि किस लेवल की सोच रखता है ये इंसान। तो इसलिए जो भी है आप लोग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये काफी जरूरी है एक इस तरह की हार्मनी बनाकर रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है चिली, और यहां पर ये स्पेन, चिली ने मना कर दिया कॉन्फ्रेंस कराने से और स्पेन ने बोला है कि वो कॉन्फ्रेंस कराएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है मुंबई को फिल्मिंग कैटेगरी के अंदर यहां पर क्रिएटिव जो सिटी नेटवर्क का दर्जा दिया गया है, और गेस्ट्रोनॉमी को यहां पर दिया गया है
हैदराबाद को दिया गया गैस्ट्रोनॉमी के लिए अंदर, ठीक है ना, उल्टा बोल दिया। तो एक तरीके से खाने के मामले में यहाँ पर हैदराबाद है और फिल्म के मामले में यहाँ पर मुंबई है। तो दोनों क्रिएटिव सिटी का दर्जा इनको दिया गया, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जो कि किसका है, ये यूनेस्को का है। अच्छा ये बताइए ये स्टार्ट कब किया गया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था स्टार्ट कब से किया गया था इसको। नेक्स्ट बात की जा रही है रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी के बारे में, तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में यहां से स्टार्ट किया जा रहा है। अगर डॉक्टरों की कमी भी है तो तभी लोगों का आराम से इलाज किया जा सकेगा, तो एक अच्छी बात है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट एक्सरसाइज, जो कि अर्बन अर्थक्वेक एंड सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में बात करती है, कि अर्थक्वेक आता है तो कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं लोगों को, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ये दिल्ली में अभी इनॉग्रेट की गई अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। बात की जा रही है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी बेसिकली इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो भी फिलहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की जाती है, या फिर जो रेपो रेट जिसको आप लोग पॉलिसी रेट वगैरह भी बोलते हैं, ये सारी जो चीजें की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही की जाती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है। बोला जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पर टास्क रहती है फिक्स करने के लिए रेपो रेट, ताकि इन्फ्लेशन को भी विद इन द स्पेसिफिक जो टारगेट है उसके अंदर रखा जा सके। यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कंप्लीट कंट्रोल रहता है उसका मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, हमारी कंट्री की जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके ऊपर। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आप लोग आगे आंसर देखिएगा। तो जो आंसर है यहाँ बेसिकली इसका आंसर है सी। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पर जब रेपो रेट के बारे में बात करते हैं, रेपो रेट को आप लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, और रेपो रेट यहाँ पर फिक्स करने का काम किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और इसी के साथ में क्वेश्चन रिसेंटली अभी ऐसे भी बन रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो एक कैसी बॉडी है। तो यहाँ पर जो इसको बनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया है। इसको सेक्शन 45ZB में यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर प्रोविजन देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट जो बात करते हैं, पूरा पॉलिसी जो कंट्रोल होता है खासकर मॉनेटरी पॉलिसी का, वो यहाँ पर आरबीआई के कंट्रोल में होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर फिस्कल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, फिस्कल पॉलिसी का, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये जो कमेटी है बेसिकली यहाँ पर ये सारी जो भी ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसी होनी है, और खासकर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है जिसका टारगेट आप लोगों को 4+-2 देखने को मिलता है, वो सारा यहाँ पर इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं वो यहाँ पर इसको हेड करते हैं, और 3 मेंबर यहाँ पर गवर्नर के यानी कि आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर यहाँ पर गवर्नमेंट के होते हैं। तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आज की डेट में ये हेड की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है। वहां पर बोला था कि हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसको हेड करते हैं, तो वो गलत स्टेटमेंट थी वहां पर, ठीक है। अच्छा गवर्नर कौन है ये आप लोग हमेशा याद रखा कीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही एक चाइल्डिश क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आगे चलता हूं, आंसर क्या हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने, आंसर आ गया इसका सी, यानी कि दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जिसको FSDC बोला जाता है, यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसके बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये मॉनिटर करती है हमारी कंट्री में फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है, यानी कि वित्तीय साक्षरता, यानी कि लोगों को इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। दूसरा यहाँ पर बात करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, यानी कि वित्तीय समावेश, यानी कि सबके पास में आज के डेट में कम से कम बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि उसको यूज कर सके। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया है नाइदर 1 नो 2। तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। आंसर जो है बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर है बी, यानी कि 2 ओनली सही है। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर यह कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा इसको हेड नहीं किया जाता है, इसको जो किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का, कंफ्यूज नहीं करना है, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हेड करते हैं, और यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि FM हेड करते हैं इसको, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो गठन किया गया था इसके बारे में कुछ देख लेते हैं।
गठन किया गया था इसका दिसंबर 2010 में। दिसंबर 2010 में इसको गठन किया गया था। चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बाकी मेंबर यहां पर हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं इसी के द्वारा, और भी कई सारी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, इसी के साथ में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेयरमैन जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के होते हैं, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, या इसी के साथ में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन। तो टोटल मिलाकर ये पर्सन यहां पर इसके मेंबर होते हैं, रटना नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर को याद रख सकते हैं, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर चेयरपर्सन होते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो रहते हैं वो मेंबर होते हैं। ये दो पॉइंट आप लोग याद जरूर रख लीजिएगा। काम क्या करते हैं बेसिकली? काम यही होता है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर आनी है। हमारी कंट्री में आज की डेट में इंश्योरेंस जो है बहुत कम लोग लेते हैं, इसी के चलते यहां पर कई सारे लोगों की जान चली जाती है, पर फैमिली जो होती है वो एक तरीके से एक बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है कि उसकी रोजी रोटी भी नहीं बच पाती है, कुछ जो जिसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट होती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, लोगों के पास में अकाउंट होना चाहिए, अपने अकाउंट को यूज करें, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करें, ये तमाम मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अभी हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई थी ताकि डिजिटल लिटरेसी को और बढ़ाया जा सके, और हमारी कंट्री में किस तरीके से और लार्ज स्केल पर डिजिटल जो बैंकिंग वगैरह है उसको कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड जो कमेटी थी उसका नाम आप लोग बताइए। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये पेंशन के बारे में। अटल पेंशन योजना हमारी कंट्री में ये स्टार्ट की गई थी, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसको एपीवाईबी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को आंसर बताना है। तो बोला जा रहा है यहां पर अटल पेंशन योजना है वो बेसिकली ऑल सिटीजन पर फोकस करती है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के है, यानी कि असंगठित जो क्षेत्र है उसकी बात यहां पर की जा रही है। उसके सारे मेंबर देखने को मिलते हैं जो कि नेशनल पेंशन को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? बेसिकली जिस तरीके से रेडी लगाने वाले, अपना कोई खुद का व्यापार करने वाले, ये इस तरीके से खासकर जो कि आप लोगों को ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं देखने को मिलते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। बोला जा रहा है कि मिनिमम जो एज है ज्वाइन करने की 18 और मैक्सिमम एज जो है वो है 40। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है या फिर दोनों सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो आंसर बताइए आप लोग पहले, इसके बाद में आंसर देखेगा। आंसर जो है इसका यहां पर आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। जो यहां पर अटल पेंशन योजना है ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ये तो आप लोगों को याद रखना ही है। और यहां पर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये यहां पर PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एंड ये यहां पर बेसिकली जो रहेगा, ये जो यहां पर इसका मेंबर वो रहेगा जिसने कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं ले रखी है, वो यहां पर इसका फायदा उठा पाएगा। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, यानी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके अंडर में ये बेसिकली काम करता हुआ नजर आता है। और एज तो आप लोगों को पता चली गई है, 18 से लेके 40 के बीच में है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों से कई बार ऐसी पूछ ली जाती है एग्जाम में, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात यहां पर की जा रही है। ये होता क्या है उसके बारे में यहां पर बताया गया है, और फिर बोला गया है इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा हेड किया गया है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिटिंग शिफ्टिंग ये एक तरीके से टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसके बेस पर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिसको आप लोग MNCs बोलते हैं, यानी कि कई सारी कंट्री में जो कंपनी का बेस होता है, जैसे आज के डेट में एडिडास देख लीजिए आप लोग, या फिर ये प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा आप लोग अगर मल्टीनेशनल कंपनी देखें तो आप लोग ऑनलाइन की बात करें तो गूगल, यूट्यूब वगैरह आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है। बेसिकली होता क्या है, ये कुछ ऐसा फंक्शन करती है ताकि कम से कम यहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर काम कर रही है कोई ऐसी MNC, तो कम से कम टैक्स देना पड़े। तो लूप होल ढूंढ लेते हैं और अपने प्रॉफिट को कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि या तो टैक्स जो है वो बिल्कुल कम देना पड़े या फिर ना के बराबर देना पड़े। तो इस प्रोजेक्ट को हेड किसके द्वारा किया गया था ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके? वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखेगा। तो आंसर क्या है बेसिकली यहां पर? आंसर यहां पर ये तो आप लोग यहां पर डेफिनेशन ही हो गई कि जो प्लानिंग की जाती है MNCs के द्वारा ताकि टैक्स से बचा जा सके। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 1961 में इसका गठन किया गया था। इसके द्वारा यहां पर इनिशिएट किया जा रहा है प्रोजेक्ट, जो कि इनिशिएट बेसिकली किया गया था G20 कंट्री के द्वारा 2012 में, हेड किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया यहां पर आप लोगों के सामने? आंसर हो गया इसका बेसिकली सी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आंसर, ये आंसर है OECD। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये यहां पर बात कर रहा है बजट के बारे में। हर साल हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत किया जाता है,
तो आर्टिकल 112 यहां पर बजट से रिलेटेड है। अगर आप लोग बजट जानते हैं और आप लोग यहां पर ओनली बजट ही शब्द को आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजट वर्ड कहीं पर भी हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया है। यहां पर जो शब्द यूज किया जाता है वो कोई और है। तो आर्टिकल 112 संविधान में डील किसके साथ में करता है? बोला जा रहा है कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, द अप्रोप्रिएशन बिल के साथ में, मनी बिल के साथ में और वोट्स ऑन अकाउंट के साथ में। तो आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या सही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आंसर देखिएगा। तो आंसर जो है बेसिकली यहां पर वो है यहां पर ए, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोला गया है, ये हमारी कंट्री में हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको बजट बोलते हैं। और आर्टिकल 112 यानी कि 112 आर्टिकल यहां पर इसके ऊपर काम करता है, जो आप लोगों के सामने हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये आर्टिकल है आप लोगों के सामने 112, 113, 114, 115, 116, 117। यहां पर अलग अलग बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में, 13 में है प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट से रिलेटेड जो प्रोसीजर होता है वो यहां पर बजट से रिलेटेड है। अप्रोप्रिएशन जो बिल आता है वो 114 में है। सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सिस जो ग्रांट दिए जाते हैं वो 115 में है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड जो एक्सेप्शनल ग्रांट होते हैं 116 में दिए जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन ये एज टू द फाइनेंस बिल ये 117 में देखने को मिलते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगा, मैंने पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप लोग पॉलिटी के लेक्चर में इनको और डिटेल में क्लियर कर सकते हैं। कुछ ये पोर्शन ऐसा है जो इकोनॉमी में भी पूछा जाता है आप लोगों का और पॉलिटी में भी पूछा जाता है। बेसिकली बजट कैसे प्रस्तुत करना है ये पॉलिटिकल प्रोसीजर है, पर लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वो प्रस्तुत किया जाता है जिस चीज के लिए, वो एक इकोनॉमिकल प्रोसीजर है। यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड चीज यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो हमारी कंट्री में ये सारी चीजें इंटरमिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो है चीजें अलग अलग नहीं की जा सकती अगर इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोगों को मिलते जुलते यहां पर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन है। बात की जा रही है किस ईयर में जो यूनियन बजट है वो प्रेजेंट किया गया विदाउट, यहां पर उसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिला प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो वो कौन सा ईयर था? पहले आप लोग एक बार इसके बारे में जान लीजिए। प्लान एक्सपेंडिचर जो होता था बेसिकली 5 ईयर प्लानिंग की जाती थी, जो कि आप लोग देखते हैं जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा की जाती थी। तो उसमें जो प्लान एक्सपेंडिचर होता था 5 साल के अंडर में, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लगाना है हम लोग को और वो प्रोजेक्ट 5 साल के अंडर में हम लोगों ने लगा लिया, तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से वहां पर वो एक तरीके से प्लान हो गया। पर लेकिन अगर 5 साल में उसको कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाए, 5 साल से बाहर चला गया, तो अगर एक्स्ट्रा हो गया 5 साल से, तो वहां पर उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में फिर डाल दिया जाता था। तो ये काफी गलत तरीका था। मान लीजिए कोई बांध बनाना है, अब बांध तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में बन जाएगा, टाइम लगेगा बनाने में। कहीं रेलवे प्रोजेक्ट आप लोग कंप्लीट करने हैं, तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते थे इनको बनाने में टाइम लगता था। तो इसलिए यहां पर ये कोई ढंग का सिस्टम नहीं बोला गया कि इन प्लान और नॉन प्लान सही है। आगे चल के प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, तो इसको भी खत्म कर दिया गया। कौन से ईयर से यहां पर जो डिफरेंस था यहां पर प्लान और नॉन प्लान का, वो खत्म कर दिया गया, ये आप लोगों को बताना है कौन से बजट में ये खत्म किया गया। यूनियन बजट 2015, यूनियन बजट 2016, यूनियन बजट 2017, यूनियन बजट 2018। तो कौन सा वो बजट था जिसमें प्लान नॉन प्लान वाला फंडा ही खत्म यहां पर कर दिया गया? आगे क्या हुआ वो अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि यूनियन बजट 2017 में ये प्लान और नॉन प्लान वाला फंडा यहां पर खत्म कर दिया गया, जो कि डिफरेंस देखने को मिलता था बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आप लोगों के सामने, जो कि इसी से कनेक्टेड है। बोला गया है कि आप लोगों को स्टेटमेंट देखनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मूव उठाया गया 2017 में। ये बोला गया कि बजट में प्रेजेंट जो किया जाता है प्लान और नॉन प्लान, उसको हटा दीजिए। तो इससे क्यों हटाया गया, क्या क्या रीजन यहां पर दिए जा रहे हैं? सबसे पहला रीजन बोला गया कि प्लानिंग, ये यहां पर प्लानिंग कमीशन को जब हटा दिया गया एक तरीके से, तो इसलिए प्लान और नॉन प्लान वाला फंडा ही यहां पर खत्म हो गया। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला जा रहा है कि जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा है आज के डेट में, वो यहां पर बोला जा रहा है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा है। यानी कि जो पहले प्लान और नॉन प्लान की बात की जाती थी, एक प्लान हो गया, दूसरा नॉन प्लान हो गया। आज की डेट में एक यहां पर रेवेन्यू देखने को मिलता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दो हेड्स के ऊपर या फिर हेडलाइन आप लोग बोल सकते हैं, इनके ऊपर बजट प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ सही है, डी में बोला गया कोई सा भी सही नहीं है। तो आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर है यहाँ पर सही इसका सी, यानी कि दोनों सही है। प्लानिंग कमीशन ही जब खत्म हो गई तो प्लान नॉन प्लान वाला फंडा ही खत्म हो गया।
किया क्योंकि वैसे भी ये एक वाजिब नहीं था। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, अब उसको लगाने में 10-10 20-20 साल लग जाते हैं, तो जब तक वो 5 ईयर योजना के अंदर में तब तक सही है। जैसे ही खत्म हुआ फिर वो नॉन प्लान आप लोगों ने कर दिया, तो ये गलत काम है। क्या नॉन प्लान कैसे हो सकता है? वो चीजें जो आप लोगों को एक तरीके से पता है कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा उसमें, तो ये एक तरीके से गलत फंडा था यहाँ पर, ठीक है। आज की डेट में जो रिवेन्यू हेड एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर इनके अंडर यहाँ पर ये बजट प्रस्तुत किया जाता है, जो कि पहले प्लान नॉन प्लान के अंडर प्रस्तुत किया जाता था। तो ये था हमारा आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आता तो लेक्चर लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी इसी के साथ में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं मेरे साथ में पार्टिसिपेट करके चलिए, तो आप लोग और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील करेंगे। जो भी आप लोग यहाँ से पढ़कर जाते हैं, आप लोग कोशिश किया कीजिए, अगर टाइम मिले या खुद बैठकर रिविजन कर लीजिए या फिर किसी को पढ़ा दीजिए, इससे आप लोग का भी रिविजन होगा, सामने वाले का भी भला हो जाएगा। अगर पढ़ाना नहीं है तो चीजों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कनेक्ट किया जा सके और एक अच्छी एजुकेशन लोगों को मिल सके। अगर आपको फायदा पहुंचा रही है तो सामने वाले को भी जरूर फायदा पहुंचाएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।